Hello everyone, this is me Praveen Tiwari. Today we are going to discuss our topic National Income and Related Aggregate CBSE Class 12th. This is chapter 3rd and part 3rd also. Before going to this topic, मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है. मार्केट वैल्यू, फाइनेंस गुड्स, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं फाइनेंशियल ईयर लास्ट वीडियो में. इन दिस प्रेजेंट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक. जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की ओर बढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हेनेवर वी गेट डोमेस्टिक इनकम we can also find the national income after adding net factor income from abroad. So domestic income में जब नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तब हमको मिलती है नेशनल इनकम. लेकिन डोमेस्टिक इनकम में कौन सी इनकम ऐड करते हैं? हमारे कंट्री में हुई इनकम को ऐड करेंगे या कंट्री के बाहर आउटसाइड कंट्री हो वो ऐड करेंगे. कोई कंपनी का ब्रांच हमारे इंडिया में है, फॉरेन कंपनी की, उसकी इनकम ऐड करेंगे, या फिर हमारी कंपनी कोई बैंक है उसकी ब्रांच फॉरेन में है उसकी इनकम ऐड करेंगे. नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम ऐड करेंगे या सिटीजन की या नॉन रेसिडेंट की इनकम हम ऐड करेंगे. ऐसे लोगों की इनकम ऐड करेंगे जो रेगुलरली हमारी कंट्री में आते हैं, जॉब करते हैं, फिर चले जाते हैं, जो 1 साल से कम रहते हैं या 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं. तो लॉट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस हियर. तो इन चीज़ों को क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज द जीडीपी? जीडीपी इज द सम मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. सो डोमेस्टिक टेरिटरी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है जीडीपी की डिफिनीशन को समझने के लिए. तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे कौन से इकोनॉमी ऐड होगी, उनसे होने वाली इनकम को जो जनरेट हो रही है उसको ऐड करेंगे. ये सब की डिस्कस हम आगे करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. सो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी नथिंग इज बट ये जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है जो इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा जाता है. जियोग्राफिकल टेरिटरी में हम बात करें तो जियोग्राफिकल टेरिटरी में हमारी 3 चीज़ें आती हैं: जल, थल और नभ. टेरेस्ट्रियल एरिया, वाटर एरिया एंड एयर स्पेस. तो ऐसी जगह पर जो हमारी बाउंड्री लाइन के बाहर हो, जैसे एयर स्पेस हो गया, वाटर, ओशन, इन सब का स्पेस जो यूज़ किया जाता है वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंतर्गत आता है. फॉर एग्जांपल कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, रिलायंस है, अगर उसकी वो सर्विसेज देने के लिए हमारे इंडिया का एयर स्पेस यूज़ कर रहा है तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंतर्गत आता है. नाउ एम्बेसीज, दूतावास या फिर कंसुलेट्स जो होते हैं ये भी वाणिज्य दूतावास कहलाते हैं, या फिर मिलिट्री बेस एटसेट्रा लोकेटेड अब्रॉड. जो दूतावास है, सपोज दैट हमारी कंट्री का दूतावास अमेरिका में है या जापान में है या चाइना में है, वो हमारी बाउंड्री लाइन क्रॉस करके हजारों किलोमीटर दूर दूसरी कंट्री में हमारी एम्बेसी है. तो वो एम्बेसी से होने वाली इनकम या एक्सपेंस ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. मिलिट्री बेस, सपोज दैट हमारी मिलिट्री अगर अफगानिस्तान में है, वहाँ पे उसका बेस कैंप लगा हुआ है, तो ये हमारी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत ही आएगा. एंड लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी अगर इंडिया में, सपोज दैट जापान या चाइना या अदर कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. वहाँ पे होने वाली एक्सपेंसेस एटसेट्रा ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. इसमें डिटेल में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे. एंड शिप्स, aircrafts operated by residents between 2 or more countries. Suppose that कोई एयर इंडिया का विमान है, वो इंडिया से फ्लाई करके सिंगापुर गया और सिंगापुर से वो जापान के बीच में ट्रेवल कर रहा है.
फ्लाइट कर रहा है, तो उससे होने वाली इनकम भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट। नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स, ये सब जो होती है ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर और द अदर एरियाज ओवर विच कंट्री एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट। फॉर एग्जाम्पल, research project undertaken by the Indian government in international water of the Indian Ocean is a part of domestic territory। ये भी हमारी domestic territory का part होगा। तो I think आपको समझ में आ गया होगा कि what is the domestic territory, what is the concept behind। Now move to next slide। domestic territory की अगर हम बात करें तो domestic territory डिफाइन कर लिए हम, लेकिन domestic territory में भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि वहाँ पर कौन से पीपल्स हैं, लोग हैं जिनकी इनकम को हम इंक्लूड करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटोरी में आते हैं, कुछ समय गुजारते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, अपनी कंट्री को चले जाते हैं, या फिर हमारे कंट्री के कुछ लोग हैं जो दूसरी कंट्री में जाकर इनकम जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से लोगों की इनकम, किस तरह की इनकम को हम इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटोरी। ठीक, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो होते हैं उन्हीं की इनकम को हम इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम हैज बीन डिफाइंड एज द सम फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ओनली नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम को, अर्नड इनकम को या कहें फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक टेरिटोरी की इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? किसको हम कहेंगे कि वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है? ठीक, तो इसके पीछे दो आंसर हमको मिल सकते हैं। पहला, ए नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, या तो वो पर्सन होगा, इंस्टीट्यूशन होगा जो ऑर्डिनरी रेसिड्स और इज लोकेटेड इन द कंट्री, जो किसी भी कंट्री में, या हमारी एग्जांपल ले लें इंडिया में, लोकेटेड है, रहता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस है उसका। दूसरा, जिसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है, यहाँ से इनकम वो जनरेट कर रहा है, यहाँ पर उसने ब्रांच खोल रखी है, या फिर उसकी कंपनी का कोई पार्ट है यहाँ पर। तो इससे दो बातें और समझ में आती है। पहला कि वो या तो 1 साल तक हमारी कंट्री में रहा हो, ठीक, 1 साल तक हमारी कंट्री में अगर वो रह रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो। दोनों ही कंडीशन में वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, सिटीजन्स क्या होते हैं या फिर नॉर्मल एनआरआई क्या होते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ कंट्री, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिटीजनशिप जन्म से होती है, आप कहीं पर जन्म ले लिए, पैदा हो गए, वहाँ के सिटीजनशिप को बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप सिटीजन ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे हमारे इंडिया के लोग हैं, वो सिटीजन तो इंडिया के ही हैं, लेकिन वो अब्रॉड में जाकर जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, लेकिन वहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नॉन रेसिडेंट कहते हैं, एनआरआई कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन रेसिडेंट्स कौन कौन से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, आर नॉट ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री। ये किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं कहलाते, ये इंटरनेशनल बॉडी है। लेकिन इसमें काम करने वाले जो भी एम्प्लॉई हैं, वो जिस कंट्री के हैं वहाँ के रेसिडेंट ये कहलाते हैं। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग्स एंड नॉट द इंटरनेशनल एरिया। सपोज दैट WHO की ब्रांच इंडिया में है और वहाँ पर उस ब्रांच में कोई रशिया का आदमी काम कर रहा है। WHO की ब्रांच इंडिया में है, वहाँ पे कोई रशियन काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WHO इंटरनेशनल बॉडी है, वो हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो इंटरनेशनल बॉडी है। दूसरी बात, उसमें रशियन अगर काम कर रहा है तो वो कहाँ का रेसिडेंट कहलाएगा? वो रशिया का ही रेसिडेंट कहलाएगा, हमारी कंट्री से उसका कोई
मतलब नहीं होगा। सेकंड, वर्कर्स फ्रॉम द अक्रॉस, जो वर्कर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली के बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, दिन भर जाते हैं दूसरी कंट्री में वर्क करते हैं, फिर शाम को अपनी कंट्री में लौट आते हैं, या फिर 2-3-4 दिन या हफ्ते के लिए बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, तो वो जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ काम कर रहे हैं नहीं, जहाँ कर वो रहने वाले हैं वहीं के रेसिडेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, फॉरेन विजिटर और ट्रेवलर्स विजिटिंग द गिवन कंट्री ऑफ द स्टूडेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, इस सब के लिए जो आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आ रहे हैं, फॉरेन विजिटर हैं, दीज आर द आल्सो नोन एज नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर ऑफ फॉरेन आर्म्ड फोर्स लोकेटेड इन गिवन कंट्री, ये भी रेसिडेंट होंगे। इसका एग्जांपल मैं पहले भी दिया हूँ, समझाया हूँ। एंड लास्ट है क्रू ऑफ फॉरेन शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सब भी हमारे नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं। नाउ अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम ये नॉन रेसिडेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरीज हेल्प्स टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक टेरिटोरी का कॉन्सेप्ट से हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम को ऐड करते हैं जब तब हमको मिलती है नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, लेकिन जब हम रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड करते हैं, देन वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम। ओके, नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड की जाती है, ना कि फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर इनकम? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। So alternatively we can say if net factor income earned from the abroad by the normal resident of the country is added to domestic product, जब इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, it become the national income of the country। ओके, तो फार्मूला क्या हो गया यहाँ पर? फार्मूला हमारा ये हो गया कि नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। NFIA क्या है? NFIA ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। नेट का मतलब इसमें से कुछ चीज़ों को सब्सट्रैक्ट किया गया है, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम earned by the non-resident in the domestic territory of the country। It may be positive or negative। जब इसमें हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है इसमें या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव भी आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। NFIA के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? There are the 3 components of the NFIA। फर्स्ट क्या है? नेट फैक्टर COE, इसके अंतर्गत आता है नेट फैक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकंड है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। रिटेन्ड अर्निंग या कहते हैं इसको, या फिर कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सेकंड की बात करें ऑपरेटिंग सरप्लस, जो बिजनेस को ऑपरेट करने में जो प्रॉफिट वगैरह हो गया उसको सरप्लस उसको रखते हैं। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे NFIA के। NFIA का अगर हम फॉर्मूला समझें तब क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन शॉर्ट हम इसको ये समझ सकते हैं NFIA इक्वल टू फ्रॉम माइनस टू। एक और इम्पॉर्टेंट बात है आपको समझनी चाहिए, फैक्टर इनकम NFIA, net factor income of abroad, it is the part of national income but not domestic income। लेकिन नेट एक्सपोर्ट जो होता है, जिसमें गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करके नेट निकालते हैं,
वो डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट होता है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। तो हम इसको कह सकते हैं नेट एक्सपोर्ट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। जितनी चीज़ें आपको डिस्कस की गई हैं एग्जाम में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है। हाउ आर दीज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। कुछ चीज़ें डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती हैं, कुछ नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। जो बिल्डिंग, जो इंस्टीट्यूशन जिस कंट्री में लोकेटेड है वहीं पे उसकी इनकम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच फॉरेन बैंक इन इंडिया। ठीक। तो फॉरेन की बैंक, अगर कोई फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में लोकेटेड है, सपोज दैट बॉम्बे में लोकेटेड है, तो उससे होने वाली इनकम को हम कौन सी इनकम समझेंगे? डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट समझेंगे, आइदर नेशनल इनकम का पार्ट समझेंगे। हमने अभी आपको एक मेथड बताया है कि जो बिल्डिंग, जो इंस्टीट्यूशन जिस कंट्री में जहाँ लोकेटेड है वो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल डोमेस्टिक इनकम। इट विल बी इंक्लूडेड एज ए इनकम, प्रॉफिट is generated in domestic territory of India but it not part of national income। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर लोकेटेड है वहाँ की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, लेकिन नेशनल इनकम का ये पार्ट नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल की बात करें, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट है, उसकी कंपनी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय, इंडिया में उसकी कंपनी है लेकिन वो है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, NRI है। अगर उसकी कंपनी इंडिया में है तो चूंकि वो बिल्डिंग, वो ब्रांच इंडिया में है, इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट होगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, बट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा हमारी। थर्ड पर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है और उसकी इनकम हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? क्योंकि वो हमारी कंट्री की ही बैंक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो बिल्डिंग, जो इंस्टीट्यूशन, जो ब्रांच जिस कंट्री में है वहीं की डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट होगा। इन दिस केस इंग्लैंड में ये ब्रांच है तो वो इंग्लैंड की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा और हमारी कंट्री का ये पार्ट नहीं होगा। नो आंसर लिखा हुआ है। तो ये इंडियन डोमेस्टिक का टेरिटोरी का पार्ट नहीं होगा ये, हालांकि हाँ नेशनल इनकम का ये पार्ट होगा। अब्रॉड से इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, अब्रॉड से इनकम इंडिया में आ रही, फैक्टर इनकम इंडिया में आ रही है। फोर्थ, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इंडिया। इंडिया में रशियन एम्बेसी है, उसका रेंट हमको मिल रहा है। कोई मान लेते हैं पर्टिकुलर XYZ पर्सन है, उसको रेंट रिसीव हो रहा है रशियन एम्बेसी से और रशियन दूतावास जो है वो इंडिया में है। ठीक। तो एक बात समझिए, उस एम्बेसी पर एक्सपेंस कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है या रशिया कर रहा है? रशिया कर रहा है। तो वो डोमेस्टिक टेरिटोरी किसका हुआ? वो रशिया का हुआ, इंडिया का नहीं हुआ। इंडिया की एम्बेसी अगर रशिया में है तो वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन रशिया की एम्बेसी इंडिया में है तो ये रशियन पार्ट है। तो रशियन की डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट होगा, हमारे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट नहीं होगा। नो आंसर होगा इसका, लेकिन ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा। देखिए, डोमेस्टिक इनकम का जो पार्ट होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, जो नेशनल इनकम का पार्ट है वो डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट नहीं है। आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे, सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि अमेरिका की एम्बेसी इन इंडिया में है और वो सैलरी दे रही है, किसको सैलरी दे रही है? इंडियन को, जो इंडियन वर्किंग है। सपोज दैट वहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉय वर्क करते हैं अमेरिकन एम्बेसी में। जो अमेरिकन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं इंडियन है, उसको सैलरी एम्बेसी कौन दे रहा है? अमेरिकन एम्बेसी दे रही है।
तो हमने क्या अभी ऊपर जस्ट क्वेश्चन था कि रशियन एम्बेसी वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। रशियन जैसे अमेरिका की एम्बेसी है, उसको इस खर्चे कौन कर रहा है, एक्सपेंस कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट होगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन वहाँ से होने वाली इनकम को हम क्या कहेंगे, हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। नाउ 6th पॉइंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू रेसिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है 5th का। कोई जापानीज है वर्किंग हमारे इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहा है। हमारी इंडियन एम्बेसी कहाँ होगी, इंडिया में होगी या जापान में होगी? ऑब्वियसली जापान में होगी। जापान में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पर कुछ वर्कर वर्क कर रहे हैं, वो कहाँ के हैं, वो जापान के ही हैं। तो चूंकि ये हमारी एम्बेसी है, वो कहीं भी लोकेटेड है, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट होगा। यस, इसका आंसर यस होगा, लेकिन ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इसका पॉइंट है ओल्ड एज पेंशन। देखिए ये डिफरेंट है, ओल्ड एज क्वेश्चन डिफरेंट है। ये ओल्ड एज पेंशन ये ट्रांसफर पेमेंट होती है, जबकि नेशनल इनकम में हम उसी इनकम को ऐड करते हैं जो कि अर्नड इनकम होती है, कमाई हुई इनकम होती है, उसी इनकम को हम ऐड करते हैं, जबकि ट्रांसफ़र इनकम को ऐड नहीं करते हैं। तो ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफ़र इनकम है, सब स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र इनकम है, पॉकेट अलाउंसेस ट्रांसफ़र इनकम है, फ्लड विक्टिम को फाइनेंशियल हेल्प ये क्या है, ये भी ट्रांसफ़र इनकम है। तो ऐसी इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन, सैलरी, वेजेस ये सब अर्न इनकम है और ये नेशनल इनकम का पार्ट है। तो ये यहाँ पर आकर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आपको इसमें कितना समझ में आया ये कमेंट करके बताइएगा। इसकी आप नोट्स चाहते